Okay, It ma'am. should Start. start from 2 years past, and despite Aditi's many attempts, that's where we have to start from. Even him, इसका 1 minute. दिख रहा है तेरे को? हाँ हाँ दिख रहा। पेज उसके आगे, इसके आगे। नहीं नहीं, पीछे नहीं, आगे आगे। 18। नहीं नहीं, 18 नहीं। अन्य नौकरों के 17 साथ। देख। अन्य ने, एक मिनट, मेरे ऊपर एक निश्चिंत नाटा आ मुझे गया पूरी। और मुझे पता चला कि अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। हाँ हाँ, इसके इसके आगे। और या उसके कुछ समय बाद एक सुबह जल्दी। हाँ, नहीं ये भी नहीं, ये भी हो गया था। तू पढ़ इंग्लिश में थोड़ा, पता चल ओके। जाए। 2 years passed, and despite Aditi's many attempts to intervene, nothing changed. I began to wonder if I was destined to spend my life in this manner. नहीं, ये वाला नहीं है। इसके आगे ही, अच्छा। या 1 मिनट। क्या ये सच है आपका कोई पुत्र नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये तो बाद में आए, पहले ही है, इसके पहले। हाँ, ये कौन सा पेज है, ये पेज नंबर। 21। नहीं नो, मैं इंग्लिश में देख रही हूँ कौन सा पेज। 15 मतलब उसी के बीच आसपास होगा ये भी। 20 नहीं, इसके नहीं है। नहीं, ये भी नहीं, इसके पहले ही। ये बाद में, ओके, 1 मिनट, यहीं पे है। नहीं नहीं, ये इसके बाद वाला ही है। 1 मिनट, पेज 19। यहाँ से पढ़ूं क्या? हाँ नौकरों। पढ़ते हैं, हाँ। हाँ, ये अक्सर जब मैं थका हुआ होता, या वैसे पढ़नी। अक्सर जब मैं थका हुआ होता हूँ और शारीरिक श्रम से थका हुआ महसूस करता हूँ, तो मैं अपने आप को दोहराता हूँ मेरे पिता के शब्द, कोई छोटा या ऊंचा काम नहीं है। ये वह रवैया है जिसके साथ कोई प्रदर्शन करता है, किसी के कर्तव्य ना कि स्वयं कर्तव्य जो मायने रखते हैं। मेरे पिता ने जो काम दिया है उसे मुझे पूरा करना चाहिए, मैंने खुद ही बार बार बताया। अब मैंने इसे पूरा कर लूंगा, तब मैं देखूंगा कि क्या होता है। वास्तव में मेरे जीवन का सारा ध्यान मेरे काम की पूर्णता बन गया, चाहे वह कुछ भी हो। लेकिन एक दिन के काम के बाद मैंने मेरे पिता के चेहरे पर जो संतोष देखा वह मुझे महसूस नहीं हुआ। मेरा मन था, लेकिन एक दिन, हाँ, काम पर ध्यान केंद्रित किया, उस पर जिस पर मैं सेवा कर रहा था। वास्तव में मैं नहीं कह सकता कि किसकी क्या, मैं बस अपने पिता का मान मौत पर अपने अपराध को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मेरे ऊपर एक निश्चित सुन्नाटा आ गया और मुझे पता चला कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ निष्कपट ढंग से। यह सबसे अच्छा था जो मैं कर सकता था, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं अपना बाकी खर्चा करूंगा। इस तरह से एक्चुअली जीवन। ये, हाँ, हम्म। एक्चुअली एक्चुअली ये लड़की है, पर ये इसमें जो लिखा है पूरा लड़के के ऊपर आता है हम्म। ना। या ओके, कोई इस बात तरह नहीं। से जीवन, हालांकि एक सुबह जब मैं उठा तो मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैं उठकर, हालांकि दिल की भावनाओं के साथ जिससे पहले नहीं जानता था, मैं दूसरे के सामने वैसे ही खड़ा हुआ जैसे था। मेरा रिवाज और दिन का काम शुरू करने चला गया। जैसे ही मैंने फर्श की धुलाई शुरू करने की घुटने टेके, मैं अचानक
रुक गया और अपने आप से हंसने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मुझे इन कर्तव्यों से बिल्कुल भी एतराज नहीं। मुझे एहसास है कि मुझे कोई काम सौंपा जा सकता है और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्श साफ करना या सुनैना माँ के लिए कपड़े चुनना, कोई फर्क नहीं पड़ा। उस पल मैंने एक झलक पकड़ी बस। मेरे पिता कैसे सोचते थे उसके लिए अक्सर उनके असर के बारे में, उनकी गरिमा की एक झलक। मुझे एहसास हुआ कि कोई काम नहीं या असाइनमेंट कभी भी उसकी जमजमात गरिमा के कारण उसे नीचे देखा जा सकता है, क्योंकि वह जानते थे कि उसकी गरिमा अंदर से आई, बाहरी दुनिया से नहीं, इस बात से नहीं कि दूसरे उसे कैसे समझते हैं। ओ पिताजी, मैं बड़बड़ाया, अगर केवल मैं इसे जल्दी ही महसूस कर सकती थी। काश मैं ऐसा कर पाता। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कृपया मेरी मदद करें, मुझे अपने जैसे बनने में मदद करें। मैं अपना सारे दिल में मेरे दिल में लग गई कि मैं वे शब्द जो मेरी भावनाओं के प्रति सच्चे थे, जो कुछ भी मैंने वही व्यक्त किया था। उसके कुछ समय ही बाद एक सुबह जब मैंने एक हाल की धुलाई समाप्त कर ली, तो मैंने देखा कि कुछ महिला नौकरी या नहाने के लिए नदी पर जा रही है। जब उनको देखा कि मेरा काम नहीं पूरा किया, उन्होंने मेरा अभिवादन किया और फिर हॉल के नीचे गए। अप्रत्यक्ष रूप से ही उनमें से एक बदल गया और पूछा कि क्या मैं उनसे जुड़ना चाहता हूँ। मैंने ऐसे पहले कभी नहीं किया था, जैसे कि मेरे पिता ने मुझसे डाला था। नदी का डर, मैंने अपना सर नहीं हिलाना शुरू किया और फिर खुद ही को रोक दिया। मुझसे सिर हिलाया सहमति, मुझे अपने कुछ कपड़े धोने के लिए लेने दो, मैंने जवाब दिया। मैं जल्द ही अपने कमरे में वापस गया और उन्होंने मेरे लौटने तक इंतजार किया। फिर हम सब नदी में गए। केवल मुझे समझ में आ गया कि दूसरे के साथ नदी में जाना मेरे लिए क्या मतलब है। चूंकि मेरे पिता की मृत्यु, मैंने उसके सभी प्रतिबंधों का पालन किया, लेकिन अब मैं स्वतंत्र महसूस कर रहा था। मैं इस तथ्य से जागा कि अब वो मेरे जीवन का प्रभारी था। मैंने झिगझिगाते हुए पानी में प्रवेश किया। एक बार मैं एक छोटा कदम पहले तो कुछ घबराया हुआ था। अंतरंग बैठक, बाकी लोग नदी में कूद पड़े और खूब डूब गए और पानी था शांत और आमंत्रित, और ये मेरी त्वचा के खिलाफ अद्भुत था। मैंने अपने जांघों तक उद्यम किया, लेकिन कर सकता था आगे मत बढ़ो, और फिर मेरे ज्वर की रस्साकशी हो गए। महसूस किया कि मुझे सतर्क रहने की जरूरत है। अन्य थे इससे पहले कि मैंने अपने कपड़े धोने के लिए इकट्ठे कर पता उनके स्नान के साथ किया। हम इसका इंतजार करेंगे मीनाक्षी, उन्होंने कहा, लेकिन मैंने उन्हें वापस जाने के लिए प्रोत्साहित किया जैसे वे थी। इंतजार करने की जरूरत नहीं, मैं लंबा नहीं रहूंगा, मैंने जवाब दिया। मैंने बस कुछ चीजों को धो दूंगी। मैं हिचकिचाई, लेकिन जब मैंने उन्हें लौटाने के लिए कहा तो उन्होंने हाँ भी भर दी। मैंने साथ बहुत लाए कुछ सामानों से जल्दी से धोया। दुर्घटना से मैंने अपने आप को जाने दिया। दुपट्टा जो एक लहर में फंस गया और मुझसे दूर जाने लगा। मैं इन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए पहुंचा, लेकिन मेरी पहुंच से दूर चला गया। जब मैं नदी में फिर गहरा गया, तब मैंने प्रवेश किया। मेरे आराम के स्तंभ पर दुपट्टा अब भी मेरे पकड़ से छूट गया और मुझे समझ में नहीं आया नदी की शक्ति। मुझे एहसास हुआ कि मुझे कपड़ों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास छोड़ना होगा और पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना होगा मेरे पैर और किनारे पर वापस जाने के लिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, धारा बहुत तेज थी और वह मेरे पैरों और किनारे पर वापस मुझे अपने बाहों में समेट लिया, मुझे किनारे से और खींच लिया। लहरें खींचते ही मैं घबराने लगी। पानी के नीचे मेरा सर, मैंने हवा के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि मैं करंट के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। एहसास है कि मैं था मेरी बहते ज्वर के खिलाफ एहसाए। मेरे मन में विचार आया कि जाने दो और अपने आप को जाने दो। पूरा पढ़ू क्या यहाँ से? यहाँ नहीं, पैराग्राफ पढ़ लो, एंड तक। पढ़ लो, हाँ, पढ़ लो। जैसे ही मेरे मन में मृत्यु का विचार आया और मैंने संघर्ष करना बंद किया, वैसे ही जैसे मैं था, दे
देने के बारे में, अपने जीवन को मुक्त करने के लिए, सांस के लिए लड़ना बंद करा। मुझे लगा कि धाराएं उलट गई हैं और मुझे किनारे के करीब खींचना शुरू करो। मेरे पैर के नीचे छूट गए और जैसे ही मैंने अपना सर ऊपर उठाया, पानी मैंने जनक बाबा को नदी के किनारे खड़े देखा और उनकी नजर मुझ पर टिकी। वो मुझे खींच रहे थे और मैं उसके शरीर से निकलने वाली शक्ति को महसूस कर सकती थी, मानो उसके आदर्श के जवाब में नदी मुझे किनारे के करीब ले गई। अब तक कि उसने मुझे नदी के किनारे फेंक नहीं दिया। कांपते अंगों के साथ चट्टान बिखरी तट रेखा पर चढ़ गई और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरे सांस के लिए हाफते हुए जनक बाबा के सामने धरती पर डूब गए। वो मेरे लिए पहुंचे और उठा लिए और मुझसे मेरे चरणों में मुझे गिरने से बचाने के लिए मेरा हाथ पकड़कर उसने अपना शॉल उतार दिया और इससे मेरे चारों ओर लपेट दिया। उनके स्पर्श से मेरा कांपना बंद हो गया और मैंने अपनी आंखें उठाई और पहली बार अपने जीवन में मैं सीधे उनकी ओर स्पर्श से मेरे कल्पना बंद हो गई और मैंने अपने जीवन में सीधा उनकी ओर देखना, उस व्यक्ति की महानता को देखने में सक्षम थी जो पहले खड़ा था। मुझे मेरी आंखों में मैंने ऐसी दयालुता और गर्मजोशी देखी और एक ऐसा प्यार जो मैंने कभी नहीं अनुभव किया था। पिताजी, उसी समय मेरा दिल खुल गया और मैं रो पड़ी। ओके। ये इसमें अभी कौन कहीं सा दूसरा? अध्याय वगैरह नहीं लिखा ना? आई कुछ नो। भी नहीं है। यस, काइंड ऑफ। ओके, ठीक है, मैं यहाँ तक पढ़ती हूँ। ओके, आप स्टॉप कर दीजिए। ओके। 2 years passed, and despite Aditi's many attempts to intervene, nothing changed. I began to wonder if I was destined to spend my life in this manner. Finally, one day I summoned up the courage to speak with him in what I thought was a reasoned manner. Pitaji, I thought by now I would be able to work under Aditi in the kitchen. I would really like that. Are you unhappy with your responsibilities, Meenakshi? I didn't answer, and he continued coolly. If they are too much for you, then perhaps I should relieve you of your duties and take them upon myself. No, Pitaji, I didn't mean that, I hurried to assure him. My reasoned manner was quickly departing, giving way to hurt and emotion. Why did he not understand me? Why did he make me so difficult for me? And so I blurted out, why are you punishing me, Pitaji? What have I done that is so wrong? Have you not feeling for me? I made one mistake, I admit, in questioning you, but I have made up for that, have I not? Punishing you? He inquired in the same cool tone. I'm not trying to teach you how to serve, as I have had to learn over the years. No task is too minor, too unimportant, Meenakshi. For what of a small task, the whole palace would fall into chaos. Do you not understand this? You can serve this palace and this kingdom just as well by scrubbing the floors as you can by tending it the personal needs of the Maharaja. What matters is the spirit in which you perform your responsibilities, not what those responsibilities are. I have tried to teach you time and again that there is no distinction between types of work one does. When you truly know this, everything will change. Then I will feel that I have fulfilled my responsibility in raising you to be a proper servant, a servant whose only thoughts are for the welfare of the one you serve. My heart for feelings blinded me to what he was saying. All I knew was that he treated me differently than he treated the others. To the others, he was kind and caring. If they had difficulty finishing their work, he would come to their assistance. But with me, it was different. They adored him because of his kind nature, but his nature was not one he showed to me. You don't treat me like you treat the others. You treat me as if you don't care at all about me, as if I don't matter to you at all. And it has always been this way. I cried as I ran from the room. Meenakshi, he called after me.
I knew that I had hurt him, but I couldn't contain myself. I couldn't stop the words from gushing from my mouth. To speak rudely to one's elder, let alone one's father, was a serious offense. But I could not contain the feelings that were long held back. Come back, he continued to call after me, but I didn't turn around. I hid myself in the forest that day, relinquishing all of my tasks. Let him punish me, I thought. I don't care anymore. In my mind, I repeated again and again the conversation between us, convincing myself that I was right, that he didn't care for me, that I was a burden on him for which he would never forgive me. I must have fallen asleep in the forest. I awoke many hours later to the sound of my name being called by a woman's voice. I thought surely Pitaji must have sent Aditu to fetch me, but I wouldn't let her find me. I had intended to stay in the forest through the night as I didn't want to see my father so soon. Perhaps I wanted to frighten him, for him to think that something had happened to me, to see if he had any feelings, any love at all for me. I rose to penetrate further into the woods, but Aditi caught sight of me and came running. When I saw the expression on her face, I stopped. Something was wrong. Finally, she caught up with me. Meenakshi, we have been looking for you all day. Something terrible has happened. You must come quickly. My body stiffened when I heard these words, as if I knew what she was about to say. Is it Pitaji? I asked in a frightened voice, not wanting to hear the answer. She nodded and drew me into her arms. I heard her sob, but I was frozen, not daring to ask what had happened. After a few minutes, she whispered, Your father had an accident, my dear. I didn't respond. He sent one of the servants up to the roof to repair a leak, but he questioned whether the repair was done properly, and so he went to check on it himself. As he was climbing to the roof, he slipped and had a bad fall. She felt quiet. I was too stunned to respond. Oh, Meenakshi. She held me tight in her embrace. This should not have happened. Is he all right? I finally managed to ask. She shook her head and whispered, I'm afraid not, dear. He's not dead. He's not dead. Is he? I asked as the horror of the news was beginning to hit me. She nodded. Suddenly, the full force of what she was saying came over me, and I screamed, No, as loud as I could. It can't be. My voice was as sharp as a crack of thunder, sending violent waves through my body. I couldn't contain them. If it was as if I had been struck by lightning. My whole body shook. Aditi drew back, startled. Then she gathered me again in her arms and let me spill all the tears that I had. We stayed like this for quite some time. Then she slowly led me to where the body to my father lay as the other servants prepared for the cremation. Pitaji, I'm so sorry for everything. Why did you leave me? I inquired of the empty form which no longer contained my father. You have left me all alone now, I whispered in a choked voice. I was numb for the next few days. Aditi stayed with me, but finally I had to settle into the new reality. For no reason, I began to have fears that I would be sent away. But Aditi assured me that this would never be the case. Janak Baba had loved my father, she said, and there would always be a place for me in the household. You will work under me now in the kitchen, Aditi told me about a week after the incident, but I had other thoughts. After I began to recover from the shock of my father's death, the heavy weight of guilt set in. I considered myself responsible. If I had not spoken so harshly to him, if I had not run off, if I had returned when he called me back, perhaps he would still be alive. Perhaps he had been upset at my behavior when he tried to climb to the roof and thus lost his footing. I was at least partially to blame for his death, and I could not accept being rewarded now for what I had done. I shook my head. No, Aditi. I want to continue as before with the duties my father had assigned me. But Meenakshi, it is not necessary. You no longer have to. I'm pleading with you. It is the only way I can keep close to my father. This is what he had wanted for me, and it will help me feel that he is still with me. It is what I want. I did not speak to her of my sense of guilt, as I was too ashamed to tell anyone of the incident. I would keep that hidden in my heart, and only I would know of my terrible deed. Aditi did her best to change my mind, but I insisted, and finally she nodded her consent. I was determined to fulfill my father's
hopes for me. I would become the best of servants. I would perform the lowliest of the tasks until I saw no difference between them and the more desired duties.